बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जियोमेट्रिक सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज है 4.5। तो इसमें हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीरीज़। एक जियोमेट्रिक सीरीज़ आपको दिया हुआ है, आप इसको सम अप करने, कहाँ तक करने सम अप टू 11 टर्म्स, यानी कि इसको आप 11 टर्म्स तक इसको ऐड करने। ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक सीरीज़ है, इसको आप 11 टर्म्स तक क्या करने, सम अप करने। तो जियोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था, वो फार्मूला क्या था, पहले यहाँ पे मैं फार्मूला आपको लिख दूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये फार्मूला है जनाब, एस एन इक्वल टू A1 1 माइनस आर एन एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है व्यूअर्स, ये फार्मूला आपको दिया था जियोमेट्रिक सीरीज़ का अप टू n टर्म्स। और इसमें हमने क्या कहा था कि इसमें r इज़ नॉट इक्वल टू 1, r को 1 नहीं होना चाहिए। अगर r 1 हो जाए तो इसका सम अप जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लें। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इज 16, कॉमन रेशो r देखें कैसे निकालेंगे। A2 डिवाइड बाई A1 मतलब 16/16, तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो बस यहीं पे हमने क्या कह देना है कि चूंकि एस r इज इक्वल टू 1, सो इट्स सम बाय geometric series, its sum by geometric series is not possible। ठीक है, लेकिन इसको हम सम अप कर सकते हैं किसके थ्रू, अर्थमेटिक सीरीज़ के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। क्यों, इसलिए कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ भी तो बन रही है। देख लेना, कॉमन डिफरेंस में क्या है, 16 माइनस 16, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, अप टू 11 टर्म्स तक सम अप करना है। तो अगर हम देखें तो ये जियोमेट्रिक सीरीज़ भी बनता है, लेकिन जियोमेट्रिक सीरीज़ के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, r इज़ नॉट इक्वल टू 1, r को 1 नहीं होना चाहिए। लेकिन इस केस में r 1 हो गया, तो ये जो हमारे पास सीरीज़ है ये फार्मूला क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब हम जियोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। अब एक और तरीका ये है कि ये 16 देखें, 16 कितनी बार है, 11 टाइम्स है। तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 11 टाइम्स 16 इक्वल टू कितना बनेगा, 16 × 16 176। ये इसका आंसर हो गया, ये सम अप हो गया। ये 16 कितनी बार है, 11 बार है ना, तो 11 बार 16 को आप ऐड करने, या आप 16 को 11 से मल्टीप्लाई करने, या 11 को 16 से मल्टीप्लाई करने, तो 176 आ जाएगा। आप इसको अर्थमेटिक सीरीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अर्थमेटिक सीरीज़ के थ्रू आप करें तब भी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर देखें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बाय अर्थमेटिक सीरीज़ से देख लें। ठीक है, इसमें A1 कितना है, 16, कॉमन डिफरेंस D कितना है, 16 माइनस 16 0। ठीक हो गया। और n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, कहाँ तक, 11 तक है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला था ना, हमने पढ़ा था ना अर्थमेटिक सीरीज़ का। इसमें वैल्यूज पुट करें, S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2 इंटू 16, और D0 जो तमाम टर्म हो गई 0। ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा बच्चों, 16 इंटू 2 32, 32 से 2 कट हो गया 16, तो यहाँ क्या आ गया, 11 इंटू 16 आ गया। तो क्या आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं, 176। तो अर्थमेटिक सीरीज़ के थ्रू तो आप इसको मालूम कर सकते हैं, लेकिन जियोमेट्रिक सीरीज़ के थ्रू हम मालूम नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, इसलिए कि r यहाँ पे 1 है, और r इक्वल 1 के लिए फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो आप यूँ करने, 11 टाइम्स 16 को मल्टीप्लाई करने तब भी इसका सम है, या इसको जो अर्थमेटिक सीरीज़ के थ्रू मालूम करने तब इसका सम है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें 2 8 6
600। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस कैलकुलेशन को आप ज़रा चेक कर लें। अच्छा जी, इसको देख लें, A1 12 पे, A5 इतना और R जो -3। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम डिवेलप करते हैं। A1 भी दिया हुआ है, A5 भी दिया, मतलब कि अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हो, एन टर्म भी दिया हो और आर भी गिवन हो, तो इस केस में देखें हमारे पास जो जियोमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला बनता है, देखें एक्चुअली तो फार्मूला ये है ना, एक्चुअली तो फार्मूला ये है। ठीक, अब अगर मैं A1 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, देखें क्या बनेगा, A1 माइनस A1 आर एन और डिवाइड बाय 1 माइनस आर आएगा। ऐसे ही है ना। अब आगे चलें, इसको अगर मैं लिख लूँ A1 माइनस A1, अब देखें इस n में एक ऐड भी करने, सब्ट्रैक्ट भी करने, तो क्या बनेगा, AR ये बनेगा n-1 और प्लस आर, तो प्लस आर को मैं चलिए +1 करने, डिवाइड बाय कितना बना, 1 माइनस आर बना। अब देखें ये क्या हो गया, A1 आ गया माइनस ये जो आप टर्म देख रही हैं, इसमें से अगर मैं आर को अलग कर लूँ, AR n-1 इंटू आर एंड होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, तो देखेंगे एक्चुअली बन क्या रहा है, ये बनता है A1 माइनस ये टर्म जो आप देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, AN है ना, ये जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। दिस वन इज द, ये जो आप देखते हैं ये वाली ये टर्म, ये क्या है, ये जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसको मैं AN लिख सकता हूँ ना, और इंटू आर और डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो बस ये आसान हो गया। देखिए अब अगर आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन टर्म है और आर है, बस में वैल्यूज पुट करें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें एस एन, एन कितने हैं बच्चे, एस एन मुझे कितना निकालना है, यानी 5 टर्म्स तक निकालना है। ये एस एन है ना, तो आ जाएगा S5। A1 कितना है 12 माइनस फिर A1 कितना है 12 इंटू आर कितना है 3 -3, AN कितना आता है, AN है यहाँ पे तो मिस्टेक कर रही हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा A1 यानी S5, A1 कितना आ गया, A1 है 12 माइनस AN कितना है, AN है 972 और मल्टीप्लाई बाय आर कितना है बच्चों, आर है मेरे पास -3 एंड डिवाइडेड बाय 1 -3। तो कर लें सिंप्लीफाई, कितना होगा ये, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें ये बनेगा 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इंटू 3 यानी मैं 3 इंटू 972 इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 12 इक्वल टू ये और 1 + 4 डिवाइड बाय 4, तो ये आपको मिलेगा 732। तो आसान हो गया है ना। अगर मैं ये जनरल फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो देखें इससे मुझे क्या निकालना पड़ता है, इससे मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ती। अगर मैं जनरल फार्मूला अप्लाई करूँ फिर मुझे n की वैल्यू निकालनी पड़ती इसमें। ठीक है, यानी ये मेरे पास आ जाता है Rn। अब मैं n क्या लिखता है, n तो मेरे पास है नहीं, या R5 फिर उससे आप कैलकुलेट करें तो इसके बनिस्बत ये वाला जो फार्मूला आपके पास है, ये वाला क्या सिंपल है, क्या होगा, SN = A1 - ANR और डिवाइड बाय 1 - R। तो डायरेक्ट आप इस फार्मूले को अप्लाई कर दिया करें। ठीक है, अच्छा नहीं तो आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें देख लें फर्स्ट टर्म 16 है, R भी गिवन है, N 10 है। अब इसमें AN तो नहीं है ना, तो अब मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैं किस में चलूँगा, जो उसका जनरल टर्म फार्मूला उसमें चलूँगा। ठीक है, तो SN = A1, आर की वैल्यू देखें 1 से कम है। ठीक है, तो पहले 1 लिखा जाएगा और माइनस RN लिखा जाएगा और डिवाइड बाय 1 माइनस R लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो कितना है, n कितना है 10, तो S10 = A1 कितना है बच्चों 16, फिर क्या है 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है -1/2 और n कितना है 10 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस हाफ, ऐसा। ठीक है, अब इसको और फर्दर ये होगा 16। देखिए माइनस की पावर क्या है E1, तो ये प्लस रहेगा, तो ये आएगा 1 - 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 10
ठीक है, और होल डिवाइड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1/2 3/2। ये जब रिवर्स होगा तो क्या बनेगा बच्चों, 16 × 2/3 हो जाएगा। ये वाला रिवर्स होकर 2/3 हो जाएगा। ऐसा इसमें देखें 2⁻10 कितना होता है, 2⁵ जो होता है 32 होता है ना, देखो तो 32 × 32, तो 2⁻10 2⁵ कितना होता है 32, 32 × 32 आ जाएगा इक्वल टू, ये आता है 1024 और -1, तो ये मुझे देगा 1023 और डिवाइड बाय 1024। तो ये बच्चों आप कैलकुलेट कर लें सबको, तो मैं सबको एक साथ कर देता हूँ। 103 × 2 × 16, ठीक है, डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 1024, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 10.65 एंड 6। तो ये इसको ऐड करने से इसको इसकी वैल्यू ये मिलेगी। बात समझ गए, 10.65 6। हमने क्या किया है, जियोमेट्रिक सीरीज का फार्मूला अप्लाई किया, अब इन वैल्यूज़ को उसमें हमने पुट किया है। A1 की वैल्यू 16 है, R की वैल्यू -12, N 10 है, ये फार्मूला बनता है। इसमें वैल्यू लगाएं, N 10 हो गया, A1 की वैल्यू 16, 1 - R की वैल्यू -12, ये की पावर 10 डिवाइड बाय 1 -12, ये आ जाएगा 16। यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो ये माइनस प्लस रहा, तो यहाँ पे 1 माइनस रह गया इतना, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1/2 3/2 ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले स्टेप में देखें ये चीज़ रिवर्स होकर 2/3 हो जाएगी। ये 2⁻10 इसका एलसीएम होगा, तो 2⁻10 कितना होता है, वो होता है 1024। 1024 में से 1 माइनस करेंगे तो 1023 आ जाएगा, डिवाइड बाय 1024 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या बच्चों आंसर आएगा 10.656। ये आप कैलसी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब अगेन देखें, इसमें A1 दिया हुआ है 243, NA टर्म दिया हुआ है, R दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अपने फार्मूले से लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला, SN = A1 - ANR, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, और डिवाइड बाय 1 - R, चलिए पुट करें, N कितना है, ये आखिरी टर्म है ना A4, तो ये हो जाएगा S4। A1 कितना है बच्चे 343 माइनस AN कितना है -1, और R कितनी है -1/7, और डिवाइड बाय 1 - -1/7। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला NH वाला यूज़ कर रहे हैं, तो ये कितना बनेगा 343 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस -1/7, और होल डिवाइड बाय 1 + 1/7 हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा यहाँ पे एलसीएम लें, तो एलसीएम लेने से कितना बनेगा, 7 इज़ द एलसीएम, तो 343 मल्टीप्लाई बाय 7, तो और 2401, ठीक है, और -1 इक्वल, तो बच्चों ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2400, ये आ गया एलसीएम के साथ। ठीक है, होल डिवाइड बाय, इस नीचे एलसीएम 7 + 1 8, 8/7, तो ये 7 और ये 7 तो यहाँ से कट। अब इसको मैं 8 से अगर डिवाइड करूँ तो कितना बनता है, 8 3 जार, तो 300, ये क्या होगा S4, तो S4 कितना आ जाता है बच्चों 300 आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप इसको कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नंबर 10 को देखें, A3 आपको दिया है, A6 दिया है, N दिया हुआ है। अब इसमें ना तो R है और ना ही मेरे पास A1 है, मालूम नहीं कर सकता हूँ, तो पहले मुझे A1 चाहिए, उसके बाद मुझे R चाहिए। ठीक है, तो अब कहाँ से आएगा, जनरल टर्म की तरफ जाएं, AN =
A1R n-1, यही जनरल टर्म फार्मूला है ना, ठीक है। अब मेरे पास A3 की वैल्यू है, n को 3 पुट करें, A3 इक्वल टू A1 नहीं है, R नहीं है, n कितना हो गया 3-1। यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, A3 की वैल्यू कितनी है 3/4 इक्वल टू A1 नहीं है और 3 में से 1 R² हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्रॉस कर लेते हैं तो 3 इज इक्वल टू 4A1 R², ये एक आ गया। दूसरी इक्वेशन बनाएं 6 वाली, एंड A6 कितना होगा, A1 नहीं है, R की वैल्यू नहीं है, 6 - 1 5। अब यहाँ से A6 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है 3/32 और इक्वल टू A1 अपनी जगह, R की पावर 5 अपनी जगह, ये हो जाएगा 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 1 पे डिवाइड कर देता हूँ, ये 1 है, ठीक है। तो ज़रा डिवाइड करें, 2 डिवाइड बाई 1, ताकि A1 कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये आपका 2 है, 2 क्या है, इसको मैं अगर क्रॉस भी कर लेता तो ज़्यादा अच्छा ना होता, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, एक स्टेप और करने, यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 32 A1 एंड R5, ये आ जाएगा। इसको आप नंबर 2 कर दें। अब 2 डिवाइड बाई 1, 2 मेरा ये है, ये 2 क्या है 3 डिवाइड बाई ये भी 3 इक्वल टू ये कितना है 32 A1 R5 डिवाइड बाई 1 का कितना है 4 A1, ये A1 है, R²। तो आप देखें 3 3 से कट, 4 इससे कट, A1 इससे कट, तो कितना रह गया 1 इज इक्वल टू 8 और ये R भी कट करें, R3 आ जाएगा। तो यहाँ से R3 की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ये आ जाएगी 1/8 और 1/8 का मतलब क्या है 1/2 की पावर 3। तो R की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, R की वैल्यू आ गई 1/2, बस मसला हल हो गया। अब मुझे अगर A1 मिल जाए तो बस हम कर लेंगे, तो A1 भी निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, R की ये वैल्यू जो है मैं 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। 1 में पुट करें, किसके बराबर आएगा 3 इज इक्वल टू 4 A1, R की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, और यहाँ से आपके पास A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या आ गई 3, तो A1 भी मिल गया, R भी मिल गया। अब आप जनरल टर्म फार्मूला जो है अर्थमेटिक जियोमेट्रिक सीरीज़ का वो अप्लाई कर लें और आप सम अप इसको कर लें, तो कर लेंगे। इसमें सम अप में क्या कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें एक्चुअली हमने क्या निकालना था, सम अप करना है, इसको सम अप करना है, ठीक है जी। तो अब मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो चलें जी, इसको हम सम अप कर लेते हैं। तो इसमें n कितना है 6, तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल A1, R की वैल्यू देख लें, R की वैल्यू कितनी आई है 1/2, जो कि 1 से कम है, तो 1 - Rn और डिवाइड बाई 1 - R, ठीक है जी। वैल्यूज पुट करें, तो यहाँ पे A1 की वैल्यू पुट कर लें, A1 कितना आया है, A1 आया है मेरे पास 3, 1 - R कितना आया 1/2, 1/2 की पावर n 6 और होल डिवाइड बाय कितना 1 - R यानी 1/2, ठीक है जी। तो किसके बराबर हो गया, ये तो आ गया 3, यहाँ पे कितना बनेगा 1 - हाफ इज हाफ और रिवर्स होके 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें एलसीएम बनाए 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 - 1 63 और डिवाइड बाय ये 2 की पावर 6 कितना
64। तो ये कटिंग वगैरह करने देखें कितना आता है। ये 6 मल्टीप्लाई बाय 63 इक्वल टू दिस एंड डिवाइड बाय 64। तो ये आपको देगा 5.90। कितना आएगा? 5.90। ये क्या है मेरे पास है S6। तो ये S6 की वैल्यू हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो फार्मूला आपने करना है, फार्मूले में वैल्यूज को पुट करें, कैलकुलेटर आपके सामने होगा, बस कैलकुलेट करें। अच्छा, इसमें अब आप देख लें नंबर 11 में क्या कहता है। 11 में कहता है कि फाइंड A1 मालूम करने। SN आपको दिया हुआ है, R दिया हुआ है, N आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास देखें R भी है, N भी है, SN भी है, तो A1 तो ठीक है। SN का फार्मूला किसके बराबर होता है? वो होता है A1 इंटू R की वैल्यू देख लें -3 है। ठीक है, तो R की वैल्यू पहले रख लेते हैं, RN -1 और डिवाइड बाय R-1। ठीक है, अच्छा बाद में भी आप R को रख सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है। अच्छा देखें SN कितना है? 244 है। A1 कितना है? नहीं है, मालूम करना है। R कितना है? -3 है। और N कितना है बच्चों? 5 है, -1 और होल डिवाइड बाई R कितना है? -3 और -1 -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलें, इसको पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये A1, इसमें देखें माइनस की पावर और तो माइनस हो गया। 3 की पावर 5 कितना होता है? 3 की पावर 4 81, 81 इंटू 3 कितना बनेगा? 243। तो ये बन जाएगा 243 -243 और -1। ठीक है, डिवाइड बाय -4। अच्छा, इस माइनस को यहाँ पे आप क्रॉस कर लें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना बनेगा? -16 17, ये 976 हो गया, इक्वल टू क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ कितना बनता है? -243 -1 -244। तो ये आ जाएगा मेरे पास -244 A1। तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस तो कट हो गया बच्चे। 244 976 डिवाइड बाय 244 कट करें, किससे जाएगा? 4 से। तो A1 की वैल्यू कितनी आती है? 4 आ जाती है। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है जी, सिंपल है, फार्मूले में फिट करें और वैल्यूज़ को आप लें। नेक्स्ट को आप देखें 13 नंबर। 13 में क्या है? एन टर्म आपको दिया हुआ है, R आपको दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, A1 निकालना है। तो बस हम अपना फार्मूला चलाएंगे ना, वो A1 और AN वाला कौन सा? SN इक्वल A1 माइनस ANR, ये वाला फार्मूला चलाएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा सूट करता है। अब SN कितना है? 484 इक्वल टू A1 कितना है? A1 हमने मालूम करना है। ठीक है, छोड़ दें अपनी जगह पे। माइनस AN कितना है? AN है 324 इंटू R कितना है? 3 होल डिवाइड बाय 1 -3 मतलब 2 आ जाएगा, -2। ऐसा ही है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या होगा? A1 माइनस 972 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया और नीचे क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे क्रॉस करें तो ये क्या आपको देगा? A1 माइनस 972 इस इक्वल टू -2 इंटू 484 मल्टीप्लाई करने 8 8 16 9 जी। ठीक है, माइनस इसको यहाँ पे शिफ्ट करें तो A1 बच्चों कितना आएगा? -968 और ये +972। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 68 69 70 4 आ गया। 4 आएगा ना, 4। तो A1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, तो बच्चे इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को हैंडल करना है।
अच्छा जी, इसके बाद क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि फाइंड फ्रैक्शनल नोटेशन फॉर द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब बात हो रही है इनफाइनाइट, वो क्या थी? वो थी फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यानी ज्योमेट्रिक सीरीज अप टू एन टर्म्स, हमने क्या पढ़ा है? वो है एस एन इक्वल टू ए वन माइनस आर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर। ये क्या है? ये है ज्योमेट्रिक सीरीज अप टू एन टर्म्स तक है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं बच्चों, ए वन माइनस ए वन आर एन और डिवाइड बाई वन माइनस आर, ठीक है। अलग अलग करें, ए वन वन माइनस आर माइनस ए वन आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर, ऐसा ही होगा, ये एस एन हो गया। बात आपको यहाँ पे समझ आ गई है? अब देखें, अगर मेरे पास आर की वैल्यू क्या हो जाए? वन से कम हो जाए, आर की वैल्यू वन से कम हो जाए और एन जो है बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, तो आपका क्या ख्याल है ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो। अब आपको कैसे ज़ीरो? देखिए इधर, मैं कहता हूँ कि आर की वैल्यू जो है वो मेरे पास है, आर की वैल्यू से वन से कम है, ठीक है। से मेरे पास है 0.01, ये वन से कम है। अब अगर मैं इसकी आर स्क्वेयर लूँ तो और भी कम हो जाएगा ना, 0.0001, ऐसे ही होगा ना। और इसका मैं क्यूब कर लूँ तो ये और कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.0000। तो अल्टीमेट जब ये एन बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए तो आर क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी ना। यानी अगर मैं इसको चलाऊँ और आर जो है वो अप टू बहुत बड़ी वैल्यू से आर क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए, आर की पावर इन्फिनिटी हो जाए, यानी बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, और आर बहुत छोटी मतलब कि वन से कम वैल्यू हो, तो अल्टीमेट बच्चे ये क्या होगा? ज़ीरो के बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये आर जो है, ये आर की वैल्यू, ये मोड के साथ आर की वैल्यू बच्चों क्या हो? वन के इक्वल हो, ठीक है। और इसमें एन जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू हो, मतलब कि इन्फिनिटी हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, तो इस केस में ये पूरी टर्म जो आप देख रहे हैं, ये आर एन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। आप बात समझ गए? मैंने क्या किया है, जो मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज का एन टर्म्स तक का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा है, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ए वन को मल्टीप्लाई किया, ये एक हिस्सा है ए वन बाई वन माइनस आर, इसको अलग कर लिया, और माइनस इस वाले हिस्से को अलग कर लिया, ठीक है। अब आप देखें एन वाले हिस्से में देखें, अगर आर की वैल्यू वन से कम हो जाए, अल्टीमेट ये फार्मूला किसके लिए है? या तो आर की वैल्यू वन हो, यानी वन से कम हो, या आर की वैल्यू वन से बड़ी हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आर की वैल्यू वन से कम हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो देखें, अगर आर की वैल्यू हो जाए 0.01 या से 0.1 और एन की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू हो जाए, यानी 100 है या 1000 है या 1 लाख है या 10 लाख है, यानी आपकी सोच से भी बड़ी वैल्यू, तो अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ फिर आर एन की क्या होगा बच्चे? ज़ीरो में चला जाएगा ना। तो ज़ीरो इंटू दिस होल टर्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आर की मॉड की वैल्यू वन से कम हो और एन एक बहुत बड़ा नंबर हो, तो इस आर की पावर एन जो होगा अल्टीमेट क्या होगा बच्चों? ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब एन मेरे पास इन्फिनिटी हो जाए तो ये टर्म तो हो गई ज़ीरो, बाकी क्या रह गया? ए वन और डिवाइड बाय वन माइनस आर, ये रह जाएगा। इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। क्यों? इसमें एन की टर्म नहीं है, इसमें एन की टर्म नहीं है। ये क्या है? ये अप टू इन्फिनिटी तक अगर आपके पास टर्म्स हैं, जियोमेट्रिक सीरीज में अगर इन्फिनिटी तक टर्म्स हैं, यानी कोई उसकी लिमिट नहीं है, और वहाँ पे आर की वैल्यू बच्चों क्या है? वन से कम है, ये कंडीशन है कि मॉड आर की वैल्यू वन से कम होगी तब ये फार्मूला आया है ना। अगर आर की वैल्यू वन से बड़ी हो जाए तो फिर तो ये वैल्यू नहीं आएगी। जब आर की वैल्यू क्या होगी? वन से कम होगी, तब मेरे पास ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास जियोमेट्रिक सीरीज दिया हुआ है और उसका कोई एंड नहीं है, कोई उसमें एनएच टर्म नहीं है, और आर की वैल्यू जो है वो वन से कम है, मॉड में आर की वैल्यू क्या है? वन से कम है, फिर आपने इस फार्मूले को अप्लाई करना है। बात आपको क्लियर हो गई है? अच्छा, एक बात हो गई। दूसरी बात आप देखें कि ये फ्रैक्शनल नोटेशन क्या होते हैं। तो फ्रैक्शन हम पढ़ते हैं दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मेरे पास है 1/2 या 1/3
या 2/3, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ। डेसिमल में क्या बनेगा 0.5, ये क्या बनेगा 333, इस तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पर देखनी, इसको हम कहते हैं प्रॉपर। एक होता है इम्प्रॉपर, मतलब इम्प्रॉपर का मतलब है कि ऊपर नंबर बड़ा है नीचे कम है, ये 8/7 है या ये 12/9 है, सो एंड सो, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। अब जो मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसमें दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, एक को हम कहते हैं रैकरिंग और एक को हम कहते हैं नॉन रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब ये है कि देखें, जैसे मेरे पास ये, जैसे इस वाले नंबर को देखें, ये वाला, ये नंबर क्या है 1/3 है, किसके बराबर आ रहे हैं 0.333, कहीं भी स्टॉप नहीं होगा, तो ये क्या है, ये रैकरिंग है, यानी री अकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसको हम कहते हैं रैकरिंग, रैकरिंग डेसिमल। और इसी को हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब कि डॉट के बाद कोई सा एक नंबर या दो नंबर या पूरा ब्लॉक क्या हो, बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, उसे हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे, तो इसका फ्रैक्शनल नोटेशन क्या है 1/3 है, ठीक है। इसी को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आपने पढ़ा छोटी क्लासों में, 3 बार कह देता हूँ। 3 बार का मतलब ये कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार मीन्स कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका ये मतलब होगा। आपको बात क्लियर हो गई है, जब बार हो तो उसका मतलब ये कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 1/3 इसके बराबर है। इसे हम कहते हैं रैकरिंग फ्रैक्शन। एक होता है नॉन रैकरिंग। नॉन रैकरिंग का मतलब ये कि जो बार बार ये करना हो, जैसे 1/2 है, आंसर क्या है बस 0.5, ख़त्म, ठीक है। या आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास है 1/4, तो क्या होगा 0.25, ख़त्म, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो डेसिमल दो तरह के होते हैं, एक होता है रैकरिंग और एक होता है नॉन रैकरिंग। तो ये मेरे पास रैकरिंग है, यानी बार बार इसमें एक नंबर क्या है रिपीट हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब चलिए ज़रा क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है कि इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, 0.4444 अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी, कहीं पे ये स्टॉप नहीं होगा, ये 4 चलता ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि इसमें बार बार क्या चीज़ रिपीट हो रही है, 4 बार बार रिपीट हो रही है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, मैं इसको पहले लिखता हूँ 0.4, फिर मैं लिखता हूँ प्लस 0.04, देन प्लस 0.004, ये 0.4 फिर 0.004 एंड प्लस, ये सिलसिला चलता रहेगा, प्लस 0.0004 एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी। आप सबको ऐड करके देख लेना, आपको यही देगा, देखो यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, 0.4, फिर क्या है 0.04, फिर क्या है 0.004, देन 0.0004, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ऐड करें तो किसके बराबर आता है, ये 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ये इसके बराबर है ना, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बात आपको समझ आ गई। इससे आप यूँ लिख सकते हैं। आप देखें, जब आपने इसको यूँ लिख लिया तो मेरे पास में दोबारा लिख देता हूँ, क्या आ गया पॉइंट, ये कितना आया 0.04, ये कितना आया 0.004 एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी तक आ गया। अब ज़रा चेक करें कि ये किस किस्म की सीरीज़ बन रही है, क्या ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो इस किस्म की जो सीरीज़ होती है बच्चों, जो अप टू इन्फिनिटी तक होती है, वो आमतौर पे इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है। इसलिए कि अर्थमेटिक के लिए हमने कोई इनफाइनाइट सीरीज़ नहीं पढ़ी है, हम इनफाइनाइट किसके लिए पढ़ रहे हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस किस्म की सीरीज़ हमेशा क्या होगी, वो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका पहला टर्म भी इसमें शामिल हो, ठीक है। यानी ज़रूरी कि ये यहाँ से शुरू हो सकता है यहाँ से शुरू हो जाए, इसके साथ ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ ना बनती हो,
हो सकता है इसके साथ बन जाए, ठीक है। तो कभी कभी पहली टर्म को हमें छोड़ना पड़ता है, यहाँ से हम इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं। तो चेक करते हैं कि क्या इसके साथ ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। तो चेक करते हैं, कॉमन रेशो पहले चेक कर लें। देखो इसको मैं इस पर डिवाइड करता हूँ ना, क्या आ जाएगा, ये क्या है 0.4, तो इसका 10 ऊपर आएगा, और ये कितना है 0.04, इसका 100 नीचे आएगा। समझाने वाली बात है ना ये, ठीक है। ये 4 ऊपर रह गया और नीचे भी ये 4 रह गया, 4 से कट हो गया, कितना बचा बचे, ये आ गया 1/10, ठीक है। दूसरे को भी चेक करें एंड इसको चेक करें, 0.004 एंड डिवाइड बाई 0.04, तो यहाँ से क्या आएगा, नीचे 1000 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये भी क्या आपको देगा 1/10 देगा। तो देखो कॉमन रेशो सेम आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। तो इसे मैं कह सकता हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये है इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई कर लें, क्या फार्मूला दिया है, S इन्फिनिटी इक्वल A1 डिवाइड बाई 1 माइनस R, और R की वैल्यू देख लें 1 से कम है। आपको बताया ना कि R की वैल्यू को 1 से कम होना चाहिए, तो देख लें R की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। पुट करें आंसर, A1 की वैल्यू कितनी है 0.4 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/10, तो कितना बनेगा ये, यहीं पे काट लें, ये आ जाएगा 10 माइनस 1 9, 9/10 वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हुआ, ये आ जाएगा आपका 0.4 मल्टीप्लाई बाय, ये 10 में से 1 9/10 रिवर्स हो गया, तो 10/9, तो देखें इसका डेसिमल 10, ये और ये कट, तो बच्चे आंसर क्या आ गया 4/9। तो इसका वो फ्रैक्शनल नोटेशन क्या बना 4/9 आ जाएगा। तो 4/9 का मतलब है 0.4444, चेक करना है तो करने, 4 को 9 में डिवाइड करके देखनी, तो यही आएगा। देखो 4 को आप 9 पे डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाय 9, देखें 4 डिवाइड बाय 9 कितना आता है 0.4444 आता है ना। तो ये इसका क्या है वल्गर फ्रैक्शन, क्या है 4/9। इस तरीके से आप करेंगे, सिंपल है। इधर आ जाएं, अब देखिए 9 पॉइंट है, इसके दो हिस्से हैं, एक इसका है इंटीग्रल पार्ट और एक इसका डेसिमल पार्ट। तो इंटीग्रल और डेसिमल को आप अलग अलग करें, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 0.999 सो एंड सो, दो हिस्से हो गए ना। अब इस वाले हिस्से को बिल्कुल ऐसे लिखें जैसे आपने इसको लिखा है, तो क्या होगा ये आ जाएगा 9 प्लस इस वाले हिस्से को लिखते हैं क्या 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो पोर्शन देखने, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके साथ नहीं बनेगा। क्यों, अगर मैं इसको भी शामिल कर लूँ तो इसका कॉमन रेशो सेम नहीं आएगा। कॉमन रेशो इसमें सेम आ रहा है, इसमें, इसके साथ नहीं है। देखो ना 0.9 को आप 9 पे डिवाइड करें तो कितना बनेगा, इन 0.9 को आप 9 पे डिवाइड करें तो 1/10 बनेगा, कितना बनेगा 1/10 बनेगा। इसको आप इस पर डिवाइड करें तो ये कितना बनेगा, यानी दिस डिवाइड बाय दिस, यानी इसको आप इस पर डिवाइड करें तो क्या पॉइंट आता है, नहीं आएगा। तो यहाँ से ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ से बनती है, ठीक है, यहाँ से नहीं बनती है। तो आप देखें ये जो ब्रैकेट में इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, तो इसमें देखें A1 कितना है, इसमें R कितना है, इसको इस पर डिवाइड किया कितना आ जाएगा, इसका 10 ऊपर आ गया, इसका 100, इसका 9 और इसका 9, ये कट 1/10 इसका अंदर में, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ से ये इससे 10 आएगा, इसको जो आप करोगे ना, इसको इस पर डिवाइड करो तो ये 10 आता है, ठीक है। तो ये बात नहीं बनेगी। अच्छा 1/10 आ गया, दूसरे को चेक करने वो भी 1/10 आएगा, तो ये क्या हो गया इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया। तो अब मेरे पास ये S इन्फिनिटी कितना बनेगा, इस वाले का कितना बनेगा इसका, तो ये S इन्फिनिटी कितना बन जाएगा, S इन्फिनिटी इक्वल A1 कितना है आपका, ये A1 नहीं है, ये अब A1 है, ठीक है, 0.9 और डिवाइड बाय
1 माइनस 1/10 आ जाता है। इसको आप सॉल्व कर लें तो एलसीएम लें तो 10 माइनस 1 9, 9/10 रिवर्स होकर 10/9 और ज़रब ये वाला 0.9। यहाँ पर आप देखें ये 10 डेसिमल उड़ा दें, ये इससे गया, ये इससे गया, इससे गया, इससे गया, तो 1 आ गया। क्या आ गया 1। तो सम क्या हो गया, ये 9 तो अभी रह गया ना, इस 9 को भी साथ में शामिल किया, इसका सम कितना आया तकरीबन 1। तो 1 में ये 9 ऐड होगा तो तब ये सम अप हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर 10। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर जो हुआ बच्चे यहाँ पे करने यार, देयरफॉर एस इन्फिनिटी कितना होगा 9 + 1 = 10। ये बच्चों इसका आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। तो हमने क्या किया थोड़ा समझ नहीं, ये एक मेरे पास 9.9999 ये मेरे पास एक क्या है, ये असल में एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये इम्प्रॉपर है क्योंकि यहाँ पे नंबर आ गया। जो इम्प्रॉपर होता है वहाँ पे अगर 1 से बड़ा कोई नंबर आ रहा है तो वो तो आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर बन जाता है ना। 1 से अगर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, तो फिर वो क्या होता है इम्प्रॉपर। तो ये है 9.999। तो इसके दो हिस्से हैं, एक है इंटीग्रल पार्ट और एक इसका डेसिमल वाला पार्ट। तो इंटीग्रल वाले को मैंने अलग कर दिया 9 प्लस, इससे मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये तो वही चीज़ है ना जो हमने यहाँ पे बनाया था, तो इसके वही हिस्से बनाई, ऐसा हो गया। तो अब जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ये बनती है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, इसके साथ नहीं बनती है। अगर इसको आप शामिल करेंगे तो आर जो है वो आर कॉमन रेशो वो सेम नहीं आएगा, लेकिन इसके साथ जब बनाएंगे तो उसका कॉमन रेशो सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन रेशो में निकाल लिया, कितना बन गया 1/10 आया। चेक करेंगे ना, ये A1 है, A2 है, A3 अप टू इन्फिनिटी है। A2 को A1 पे डिवाइड करेंगे, इसको इस पे करेंगे तो दोनों का कॉमन आएगा, क्या आएगा 1/10। और 1/10 क्या है 1 से कम, तो आर की वैल्यू 1 से कम भी हो गई। ठीक है ना, तो ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी बन गया। तो फार्मूला क्या है इनफाइनाइट का, वो क्या है एस इन्फिनिटी = A1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो वैल्यू लगाए ना, A1 की वैल्यू कितनी है 0.9, 9 नहीं 0.9, ये 1 माइनस 1/10। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले 10 इज द एलसीएम, तो 10 माइनस 1 9, 9/10 रिवर्स होके 10/9, ये वाला रिवर्स हो गया 10/9 और ये क्या है 0.9। इसका डेसिमल उड़ाएं तो 9/10 हो गया, 9 9 से कट 10 10 1 आ गया। तो 1 किसका आंसर, इसका आंसर 1 हुआ ना। तो इस 1 में ये 9 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 10, तो यहाँ लिख दिया ना, ये एस इन्फिनिटी 9 + 1 10 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ऐसे आप करेंगे। ये देखनी 0.151515 अब इसमें 1515 ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सिंपल है। पहले आप लिख लेंगे 0.15 कर लेंगे प्लस, अब देखें डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 2 0 लगाएंगे, 0.00 फिर 15 कर लेंगे। अब डेसिमल के बाद देखें कितने 4 नंबर तो 4 0 लगाएंगे प्लस 0.1 2 3 4 और 15 लिख लेंगे। फिर डेसिमल के बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो पहले 6 0 लगाएंगे, 0.1 2 3 4 5 6 और 15 एंड प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब अगर आप इसको इसके साथ उठा लें, इसको इसके यानी आप जो मर्ज जैसे भी उठा लें ये आपको कॉमन रेशो सेम देगा। ठीक हो गया, तो ये आप खुद इस पर ट्राई करें और इसको आप खुद ट्राई करें। कंप्लीट इट, ये बच्चों आपने ट्राई करना है। बना दिया आपको इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, ये आपका A1 हो जाएगा। आर आप निकालें, दिस डिवाइड बाय दिस करें, ठीक है, फिर दिस डिवाइड बाय दिस करें। देखिए कॉमन रेशो सेम आता है कि नहीं इसके साथ, अगर इसके साथ नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दें, इन दो का निकालें, दिस ओवर दिस और फिर दिस ओवर दिस। देखिए ये दोनों सेम आता है, अगर सेम आ गया तो फिर ये वाली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। फार्मूला लगा लेंगे, जो आंसर आएगा उसमें आखिर में फिर 0.15 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर इसको शामिल करने से कॉमन रेशो सेम आ रहा है तो ये भी इसमें शामिल कर लें, तो फिर ये आपका A1 हो जाएगा और बाकी आपका आर निकल आएगा। तो फार्मूला क्या होगा एस इन्फिनिटी = A1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो अगर इसके साथ आर जो आपका सेम आ रहा है तो A1 की जगह आप ये लगा देंगे और आर जो वैल्यू आई है वो आप लगा देंगे। ठीक है, और अगर इसके साथ कॉमन रेशो सेम नहीं आ रहा है तो ये अब आपका A1 वहाँ पे नहीं होगा, A1 आपका ये होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो पहले आपने कॉमन रेशो को चेक करना है, इसके साथ चेक कर लेंगे, दिस डिवाइड बाय दिस चेक करें और फिर दिस डिवाइड बाय दिस चेक करें, देखें दोनों कॉमन है या नहीं है, एक जैसा है।
अगर एक जैसा है तो ये आपका A1 होगा, मतलब ये पूरी सीरीज़ क्या बन गई, इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ बन गई। इस केस में ये पूरी सीरीज़ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ नहीं थी, 9 को हटाकर इसके साथ ये इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ थी, ठीक है। तो इसको आपने चेक करना है। अच्छा जी, आज इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये कौन सा पेज है, 2। अच्छा, क्या कहते हैं, टू टेस्ट द इलास्टिसिटी, यानी एक लचक को, लचक जो होता है ना, इलास्टिसिटी जो कहते हैं खिंचाव, जैसे हमारे पास कोई रबड़ होता है, ठीक है, जैसे रबर बैंड आपके पास है, उसको आप ऐसे खींचते हैं ना, स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी हम इलास्टिसिटी देखते हैं, इसमें कितनी लचक है, कितना खिंचाव इसमें आ सकता है। तो उसको चेक करने के लिए किसी रबर के बॉल की इलास्टिसिटी को चेक करने के लिए क्या किया है, उस रबर के बॉल को एक ट्यूब में रखा है, एक ट्यूब सा है, कैलिब्रेटरी एक ट्यूब, उसके अंदर उसको डाला गया है, और उसमें जब उसको बॉल को उस ट्यूब में डाला गया तो उसकी हाइट कितनी थी, 30 फीट थी, यानी जो ट्यूब जो है वो 30 फीट तक हालो है, खोखला है, ठीक है। तो उसमें इस बॉल को क्या ड्रॉप किया है, तो जो बॉल की इनिशियल हाइट जो हुई वो कितनी हुई, 30 फीट हो गई, नंबर 1। आगे चलें, द साइंटिस्ट कैन मेजर द हाइट ऑफ ईच सबसीक्वेंट बाउंस, he found that on each bounce the ball rises to a height of 2/5 the height of previous bounce। मतलब ये है कि जब उस बॉल को उस टेस्ट ट्यूब में डाला गया तो जब वो बाउंस करता है, बॉल यानी जब ऊपर तरफ उठता है, तो जितना वो नीचे गिरा है उसका 2/5 वो ऊपर उठता है। आप बात समझ रहे कि नहीं, जैसे कि पहले उसकी हाइट कितनी थी, 30 थी, अब जब ये बॉल रिबाउंड करेगा, यानी ये जब ऊपर की तरफ उठेगा, तो कैसे उठेगा, जो पहले वाला हाइट था उसका 2/5 जो है ये रिबाउंड करेगा, मतलब कि 30 मल्टीप्लाई बाई 2/5 से जो रिजल्ट आएगा वो इसके रिबाउंड की हाइट होगी, ठीक है। रिबाउंड जब रिबाउंड हो गया, मतलब रिबाउंड हो गया इतना, 2/5 जब इतना गया तो उतना ही फिर नीचे आएगा ना, तो वो हाइट फिर उतनी ही रहेगी। उसके बाद फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा तो उसका, जब ऊपर आएगा तो पहले वाले का 2/5 वो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। देखें इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देख, ये तो पहले इसकी हीट हो गई, ठीक है। अब इस, ये कितना है, 30 है ना, फिर इसके बाद दूसरी हीट हो गई, फिर तीसरी हीट हो गया, फिर चौथा हीट हो गया, एंड सो ऑन, जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता वो हीट होती रहती है, ठीक है। वो यही कह रहा है कि देखें, हाउ फार विल द बॉल ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स बाउंसिंग। अब हमें तो पता नहीं कि वो बॉल कब बाउंसिंग ख़त्म करेगा, इनफाइनाइट जो है वो हिट करेगा ज़मीन को, फिर रिबाउंड होगा, फिर हिट करेगा, फिर हमें तो मालूम नहीं है कि किस पल जो है वो रिबाउंसिंग को ख़त्म कर दे, टर्मिनेट कर दे, हमें तो बॉल का कुछ पता नहीं। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिबाउंसिंग होंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके हाइट होगी, यानी कि बॉल की जो हाइट होगी वो इनफाइनाइट होगी। देखें पहले 30 हुई, उसके बाद 30 के बाद ये वाली हुई, फिर ये है, हाइट कम होती जा रही है, फिर ये हुआ, ये क्या है, ये अप टू इन्फिनिटी तक है, मुझे मालूम नहीं है कितना है, ठीक हो गया। तो जो इसकी हाइट हुई, इनिशियल हाइट कितनी हो जाएगी, 30, ये हो जाएगा A1। R कितना होगा, 2/5, देखेंगे इसका कॉमन रेशियो एक्चुअली 2/5 क्या है, इसका कॉमन रेशियो, रिबाउंड करता है, यानी हर एक नंबर के साथ 2/5 2/5 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये इसका कॉमन रेशियो हुआ। तो R इसमें कितना हो जाएगा, 2/5, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया ना, यानी कि जो इसकी हाइट वाला डिस्टेंस है, जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है, यूँ समझ लें, जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है उसमें A1 कितना होगा, 30, R कितना होगा, 2/5, ठीक है। तो S इन्फिनिटी वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इसका सम आ गया। तो वो सिर्फ हाइट की बात नहीं कर रहा है, वो कहते हैं कि जो ये रिबाउंड करता है उसके डिस्टेंस को भी शामिल करें और बताएं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बॉल, मतलब कि जो ये हाइट के साथ नीचे आ रहा है और फिर रिबाउंड होकर जो ऊपर जा रहा है, ये टोटल डिस्टेंस बताएं कितना होगा। तो दोनों केसेस में ये डिस्टेंसेस इनफाइनाइट डिस्टेंसेस हैं, इसलिए कहते हैं कि देखें, कहते हैं कि इट स्टॉप्स बाउंसिंग,
यानी कब ये बाउंसिंग जो अपनी स्टॉप करता है, तो ये हमें तो मालूम नहीं कब करेगा। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ बाउंसिंग भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इस बॉल की हाइट्स भी होंगी। आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, तो देखें ये पहला केस आपका हो गया कौन सा, हाइट वाला, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है। दूसरा केस क्या होगा अल्टीमेट, ये रिबाउंड वाला होगा। ये रिबाउंड वाला है, ये तो वो हाइट वाला हो गया ना, ये डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया, ये वो हाइट वाला हो गया, नीचे जब आ रहा है। ठीक है, ये कौन सा है, रिबाउंड वाला, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड मतलब ये कि वो रिबाउंड वाला डिस्टेंस, ये रिबाउंड का डिस्टेंस है, ये रिबाउंड वाला बता रहा है आपको अपवर्ड। तो देखें स्टॉप्स बाउंसिंग, अब रिबाउंड को वो क्या स्टॉप करता है, मुझे तो नहीं पता कब करेगा स्टॉप, तो ये भी सिलसिला चलता रहेगा, ऐसे आ गया, फिर रिबाउंड हुआ, फिर रिबाउंड हुआ, अप टू इन्फिनिटी तक ये भी जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अब देखें वो कहते हैं जब वो रिबाउंड करता है तो इसकी पहली हाइट है, इसका 2/5 रिबाउंड करता है। तो देखें इसका जो रिबाउंड होगा पहला वो क्या होगा, वो इस वाले डिस्टेंस का यानी 30 का कितना होगा, 2/5 होगा। तो 30 का 2/5 निकाले ना, 5 6 जार 30, 12, ये 12 बनता है। तो इसका इनिशियल कितना होगा, A1 12 होगा और R कितना है, वही 2/5। बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक में कह देता हूँ डाउनवर्ड डिस्टेंस, तो इसमें आप देखें A1 कितने हैं 30, बच्चों R कितने हैं 2/5 और S इन्फिनिटी निकालते हैं, फार्मूला लगा दें 30 डिवाइड बाई 1 माइनस 2/5, तो कितना आ जाएगा 30, 5 में से 2, 3/5 तो रिवर्स हो गया 5/3, तो यहाँ से 3 10 50 आ जाएगा, ये आ गया 50 फीट। किसका, ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, ये जो बॉल की हाइट हो गई जो डाउनवर्ड है। अब जरा आ जाए अपवर्ड पे, अपवर्ड डिस्टेंस मतलब ये कि जो रिबाउंड कर रहे हैं, और ये रिबाउंड वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो आप देखें वो प्रीवियस का 2/5 जो है वो रिबाउंड करता है। तो प्रीवियस क्या था, जब ये रिबाउंड करेगा, ऐसे रिबाउंड करेगा तो इसका प्रीवियस तो ये हुआ ना, तो इसका कितना, इसका डिस्टेंस लेगा ये 2/5। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, देखें 30 का 2/5, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A1 इज इक्वल टू 30 का कितना है बच्चों 2/5, तो ये कितना बनेगा 5 6 12 बन जाता है। ठीक है, R कितना है, R वही है 2/5। अब इसका S इन्फिनिटी निकालते हैं, फार्मूला लिखें A1 1 माइनस R, वैल्यू लगाएं, A1 कितना है 12 और 1 माइनस 2/5, तो 5 में से 2, 3/5 तो 5/3 और ज़रब 12, तो ये कितना हो गया 20। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देयरफॉर, टोटल डिस्टेंस, टोटल कौन सा टोटल, यानी अप एंड डाउन दोनों, अप एंड डाउन, टोटल टोटल डिस्टेंस पहले वाले कितना था 50 और प्लस दूसरे का कितना आ गया बच्चों 20, तो ये कितना आएगा 70 फीट आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि एक बॉल की इलास्टिसिटी, मतलब कि एक बॉल में कितना खिंचाव आ सकता है, जैसे वो रबर होता है ना, इलास्टिक जो होती है वो, उसमें कितना आप टेंशन कितनी है, टेंशन की बात करें, खिंचाव कितना है, उसको मालूम करने के लिए क्या किया है, उसको एक टेस्ट ट्यूब सा है कोई, उसमें उसको डाला ही है। ठीक है, अब वो जो हालो टेस्ट ट्यूब है उसकी हाइट कितनी है, वो है 30। तो जब उसको उसमें बॉल को जब उसको फेंका गया है किस में, टेस्ट ट्यूब में, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पहले 30 किया है। उसके बाद जब वो जो टेस्ट ट्यूब जो है उससे वो रिबाउंड होकर ऊपर जब उठता है तो कितना होता है, वो पहले वाले डिस्टेंस का 2/5 होता है। ठीक है, तो देखें ये तो मेरे हो गए वो जो नीचे आ रहा है, पहले 30 होगा, फिर दूसरे केस में और कम हो जाएगा, तीसरे में और कम हो जाएगा, चौथे में और कम हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी तक। मुझे नहीं मालूम है कब तक ये चलेगा सिलसिला रिबाउंडिंग में। अब जब ये पहले नीचे आ गया तो अब ये रिबाउंड करेगा, कैसे रिबाउंड करेगा, इसका 2/5 रिबाउंड करेगा, तो इसका 2/5 क्या बनेगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2/5 12। ठीक है, तो रिबाउंड का पहला A1 हो गया 12, इसमें R कितना है 2/5
ठीक है, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका डिस्टेंस दोनों को जब टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो इस बॉल ने कवर किया है। ठीक है, सिंपल था। अच्छा, आगे चलें जी। कहता है कि अ हॉट एयर बलून राइजेस 80 फीट इन द फर्स्ट मिनट। वो जैसे बच्चों के बालून होते हैं ना, वो गैस वाले बालून जो हवा में उड़ते हैं, तो वो ये कह रहा है कि एक हॉट एयर बलून है, वो 80 फीट फर्स्ट मिनट में वो 80 फीट ऊपर उठता है। मतलब यहाँ पे कि बलून राइजेस इन फर्स्ट मिनट, इन फर्स्ट मिनट कितना, 80 फीट। पहले मिनट में 80 फीट होता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, इफ इन ईच सक्सीडिंग मिनट द बलून राइजेस ओनली 90%। वो कहता है कि इसके बाद जितने भी वो इसकी जो राइजिंग ऑफ बलून है वो कितना परसेंट बढ़ रहा है, वो 90% बढ़ रहा है। यानी वो 90% क्या इनकी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि बलून राइजेस इन सेकेंड मिनट, इन सेकेंड मिनट वो कितना हो जाएगा, वो 80 ऑफ कितना 90% होगा। मतलब कि 80 मल्टीप्लाई बाई 90/100 ये होगा, ये सेकंड में इतना हो जाएगा। फिर थर्ड में बलून राइजेस इन थर्ड मिनट, वो कितना होगा, यही 80 हो जाएगा और ये 90 100 और बच्चों इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है ना, इसी से सिलसिला चलता रहेगा। तो अब देखें जो सिलसिला बन रहा है वो क्या बन रहा है, पहले केस में हुआ 80 प्लस दूसरे में हुआ 80 90/100, तीसरे में हुआ प्लस 80 90/100 स्क्वेयर। ठीक है, फिर क्या कहता है आगे चल के, व्हाट विल बी द मिनिमम altitude if it is allowed to rise without limit। अगर इस बॉल को हम बगैर लिमिटेशन के उड़ने दें, प्रवास करने दें, तो आप बताइए कि कितना हाइट कवर करेगा। तो अब इसका मतलब ये है कि आपने इस पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई हुई कि उसको यहाँ पे जाके हमने रोक देना है बॉल को। नो, वो बॉल जो है वो फ्री है, वो चलता जाएगा। तो अब ये इनफाइनाइट हाइट तक जाएगा ना, मुझे तो मालूम नहीं है कहाँ तक जाएगा। तो ये भी एक्चुअली क्या है बच्चों, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्वेश्चन है। बात समझ गए। तो अब देखें ये कुछ इस किस्म की सीरीज़ बन रही है, ये ऐसी सीरीज़ बनती है। प्लस अप टू कितना, जब इसने क्या कर दिया विद आउट लिमिट कर दिया तो प्लस अप टू इन्फिनिटी हो गया। अब ये क्या है, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज चेक करने देखें। इसमें A1 कितना है 80, कॉमन रेशो R कितना है, ये दिस डिवाइड बाय दिस होगा ना। तो दिस डिवाइड बाय दिस करें तो 80 कट जाएगा, 90/100 रह जाएगा ना। इसमें चेक करनी दिस डिवाइड बाय दिस, तो 80 कैंसिल हो जाएगा, एक 90/100 एक कैंसिल, तो एक रह जाएगा 90। तो R इसका हो गया 90/100 आएगा, मतलब कि 9/10 हो गया। ठीक है, तो आप एस इन्फिनिटी निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है, A1 1 माइनस R, वैल्यूज पुट करें। A1 कितना है बच्चों 80 और ये होगा 1 माइनस 9/10। अच्छा, एलसीएम ले लें, 10 में से 9 1/10 रिवर्स हो जाएगा, तो 10 इंटू 80 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 800 फीट। तो अगर ये जहाँ तक ये हाइट जो है, जहाँ तक ये परवास, जहाँ तक ये राइज हो सके ये बॉल, जहाँ तक ये उड़ सके, अब इसकी लिमिटेशन नहीं है, तो जहाँ तक इसमें है उड़ने का दम खम है, वो अल्टीमेट कहीं तो जाकर ये ख़त्म हो जाएगा ना। तो जहाँ आखिरी इसका एंड है वहाँ तक ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा,
800 फीट जो है ये चांस है कि वो उतना डिस्टेंस कवर कर ले। आपको बात समझ आ गई है? तो इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, अब आगे ज़रा हार्मोनिक सीक्वेंस की तरफ। मैंने कहा चलिए हार्मोनिक को अब इसी में निपटा लेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है तो ये हम कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमने किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हमने पढ़ा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक और टाइप हमारे पास होती है, उसे हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन किस किस्म के नंबर्स होते हैं, देखिए वो कुछ इस किस्म के नंबर्स होते हैं। जैसे आप कहते हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे नंबर्स। या मैं कह दूँ 1/, क्या कह सकते हैं, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। इस किस्म के नंबर्स होते हैं। इस किस्म के नंबर्स को हम कहेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये ऐसे नंबर्स हैं कि अगर इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूँ, इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो वो क्या बनना चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। तो इस किस्म के नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल क्या बने, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बने, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। अब आप देख सकते हैं ना, इसको आप देखें, इस वाले को, इसको अगर मैं रिवर्स करूँ, ये किस में, ये है इन एच पी में है, ये किस में है, इन एच पी में है, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। अब इसको अगर मैं रिवर्स करूँ, 1 रिवर्स, 2 रिवर्स, 3 रिवर्स 4, तो देखें ये ए पी बनता है ना, बिल्कुल बनता है। इसको अगर मैं रिवर्स करूँ क्या बनेगा, 5 7 9, ठीक है। ये भी क्या, ये भी तो ए पी बन रहा है ना। तो इस किस्म की प्रोग्रेशन, इस किस्म की प्रोग्रेशन जिसका रेसिप्रोकल क्या हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, उससे बच्चों हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ द सीक्वेंस हुज रेसिप्रोकल फॉर्म एन ए पी, उसको हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तमाम चीज़ें जो है बस हार्मोन उसकी लगेंगी, अर्थमेटिक की लगेंगी, आखिर में आंसर को आप क्या कर देंगे, वो रिवर्स कर दोगे, ठीक है ना। क्यों कि आप देखें ये हार्मोनिक में दिया, आपने रिवर्स करके इसको ऐसे लिखा, एपी में लिखा है ना। अब अगर आपने कोई 6 टर्म निकालनी है तो एपी का फार्मूला चलेगा, अगर आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो एपी का फार्मूला चलेगा। तो जो आंसर आ जाए एपी में, उसको फिर जब आप रिवर्स करोगे दोबारा किस में चला जाएगा, एचपी में, तो वो एचपी में आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर को आपने आखिर में क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। बस ये इसमें टेक्निक है। हार्मोनिक मीन में आ जाए तो उसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, अ नंबर एच, हार्मोनिक को आमतौर पर हार्मोनिक मीन को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अ नंबर एच इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन between A and B if A H B किस में होगा, आपको बताया हुआ है। जो अर्थमेटिक मीन था वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, जियोमेट्रिक मीन जो था वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में था। तो हार्मोनिक मीन बच्चों किस में होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ए एच बी इन किस में हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कहते हैं कि इसका जो रिवर्स होगा रेसिप्रोकल, वो किस में होगा, वो किस में होगा जी, इन एपी में होगा ना, ऐसा हो गया। अब एपी की डेफिनेशन क्या है, एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या डेफिनेशन है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कैसे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो अप्लाई करने, ये मेरा A2 है माइनस इक्वल टू ये माइनस, ठीक है। इसको यहाँ पर ले आए तो 1/h प्लस 1/h, इसको वहाँ ले जाएं तो 1/a प्लस 1/b, कितने 1/h, 2/h। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी और डिवाइड बाई ए बी आ जाएगा, ठीक है बच्चों। रिवर्स कर लें, यहाँ पे मैं कर लूँ, इसको रिवर्स कर लें तो h/2
और ये रिवर्स होकर ए बी ओवर ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है, तो एच की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, यह आ जाएगा 2ab एंड डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ये है हार्मोनिक मीन का फार्मूला। सिर्फ हार्मोनिक मीन का अपना एक फार्मूला है, बाकी तमाम ये डिपेंड करेगा किस पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, अब जो हार्मोनिक, जैसे हमने जियोमेट्रिक सीरीज़ पढ़ा है, अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ा है, हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि हार्मोनिक सीरीज़ जो है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। डाइवर्जेंट सीरीज़ का मतलब ये है कि इसको जब हम सम अप करेंगे तो आपको आंसर इन्फिनिटी देगा। तो हमें इस किस्म की सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है जिसका आंसर क्या हो, इन्फिनिटी हो, जिसमें हम कुछ ना कर सकें। ठीक है ना, तो इस किस्म की सीरीज़ हमें नहीं चाहिए। तो हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एक डाइवर्जेंट सीरीज़ है। हार्मोनिक सीरीज इज अ डाइवर्जेंट सीरीज, मतलब कि इसको हम समअप नहीं कर सकते। अगर आप समअप करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। बहुत बड़ी टर्म आएगी, मतलब कि इनफाइनाइट टर्म इसकी आती हैं, अनडिफाइंड टर्म आ जाती है। तो अनडिफाइंड हमें नहीं चाहिए, इनफाइनाइट हमें नहीं चाहिए, हमें कोई वैल्यू, लिमिटेड वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए हार्मोनिक सीरीज़ हमारे काम की नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस में भी इसको शामिल नहीं किया है। ये हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लॉजिक है, वो आप लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, तो हार्मोनिक मीन हम पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स हम निकालेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, यही हमारे क्वेश्चन होंगे। तो आ जाए ज़रा, एक्सरसाइज 4.6 में क्या कहता है, फाइंड द इंडिकेटिव टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इसकी इंडिकेटिव टर्म, सेवंथ टर्म बताएं किसके बराबर है। ये हार्मोनिक में है, तो हार्मोनिक की डेफिनेशन क्या है, इसको रिवर्स करके आपने एपी में पहले कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करेंगे पहले, क्या हो जाएगा 9, क्या होगा 2, क्या होगा 15 एंड सो ऑन, किस में आ गया, इन एपी में आ गया। अब देखें फर्स्ट टर्म क्या है 9, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस 9 -7, कौन सी टर्म निकालनी है, 7 निकालनी है। तो ए 7 क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म फार्मूला लगाएं, क्या फार्मूला है, ए एन इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो यह आ जाएगा A7 इक्वल A1 कितना है 9 प्लस n कितना है 7, 7 माइनस 1 6, और डी कितना है -7। तो ये आपको कितना मिला, A7 बच्चों क्या मिल गया, 9 माइनस 42, और 9 माइनस 42 कितना होता है, 12 में से 9, 33। कितना आ गया, 33 आ जाएगा ना। ये मेरे पास क्या है, ये 9 मैंने कौन सा किया हुआ है, ये है ना 1, ये 12 है, ये यहाँ पे ये 12 है, 12 यहाँ मिस्टेक हम करें, ये 12 है। तो ये 9, ये 12, ये 12 माइनस 9 कितना आता है, +3 आएगा। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, ये +3 है। तो 6 की 18, 18 और 9 कितना होता है 27। ये बेटा यहाँ पे आपने करेक्शन करें, ये 18, ये 18 है। तो 18 और 9 27 आ जाएगा। तो ये 27 किसकी टर्म आई, एपी की टर्म आई। 27 किसकी टर्म आई, एपी की। तो हार्मोनिक की 27, हार्मोनिक की A7 क्या होगा, इस आंसर को रिवर्स कर लेंगे। बात समझ गई। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि यहाँ पे देख लें, A7 इक्वल टू कितना आया है 27, ये किस में आया है, एपी में आया है ना। तो ये A7 इसका रिवर्स 1/27, ये किस में हो जाएगा बच्चों, HP में हो जाएगा। ऐसे आपने करना है, आंसर को आखिर में आपने रिवर्स कर देना है। बात समझ गए। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लें, कहते हैं कि एन ए टर्म निकाल लें, एन ए टर्म इसकी क्या होगी। ठीक है, तो आप देखो रिवर्स करो, क्या होगा 4, 9, 14 एंड सो ऑन, किस में आ गया, इन AP में आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, A1 4, डी कितना है 9 माइनस 4 मतलब कि 5। तो एन टर्म का फार्मूला क्या है, AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू लगाएं, AN इक्वल A1 कितना है
4 प्लस n इज़ n -1 और d कितना है 5। तो ये क्या हो जाएगा ए एन इक्वल, करें सिंप्लीफाई, 5n - 5 यानी 5n और -1 आ जाता है। तो ये किस में आया आंसर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आया। ये लिखेंगे ना इन ए पी, मुझे किस में चाहिए हार्मोनिक में, तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो ए एन इक्वल 1/5n - 1 किस में हो जाएगा बच्चों, इन एच पी में आ जाएगा। ये आपने करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप कर लेंगे। इसमें देखें एक और क्वेश्चन देखें, इसको मैं 1/2 है, इसको मैं रिवर्स करता हूँ तो क्या आ जाएगा 2.5 3 फिर क्या होगा 3.5 किस में आ गया, ये ए पी में आ गया, रिवर्स कर दिया ना, ए पी में आ गया। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, 2 2 × 4 5/2 3 3 × 6 7/2 किस में आ गया, ए पी में हो गया। अब देखिए इसका A1 कितना है 2, कॉमन डिफरेंस डी निकालें, 5/2 -3 कितना होगा, 3 2 जार 6 और -1/2। ये वाला चेक करने, इसका भी यही आता है 3 माइनस, इसको भी चेक करें, ये वाला भी चेक कर लें 3, पहले तो 2 था ना A1, ये मैंने किसके साथ कर लिया 5/2 -2, तो ये 2 2 जार 4 5 - 4 1/2 आएगा, ये +1/2 आता है। अच्छा अब ज़रा 3 के साथ चेक कर लें, 3 -5/2, तो 3 2 जार 6 6 में 5 ये भी 1/2, तो ठीक हो गया, कॉमन डिफरेंस सेम हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब क्या हमने निकालनी है इसकी एन ए टर्म, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएं बच्चों, A1 + n-1 इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। ए एन इज़ ए एन, A1 कितना है 2 प्लस n कितना है n इज़ n माइनस डी कितना है 1/2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2, इसको आप कर सकते हैं प्लस n -/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेके अलग कर सकते हैं, एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 2 जार 4 प्लस n -1/2, तो ये आपको क्या आ जाएगा 4 - 1 3, तो n +3/2 आ गया ए एन। तो बच्चों किस में आंसर आ गया इसका, ये आंसर आ गया ए पी में। तो एच पी में क्या होगा, रिवर्स कर देंगे, ए एन इक्वल रिवर्स कर देंगे 2/n + 3, ये इसका एच पी में आ गया इन एच पी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अच्छा अब आपको एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, ये है 1/4 1/7 1/10, और क्या कहता है आप इसकी क्या मालूम 14 टर्म मालूम करनी, फाइंड द 14 टर्म ऑफ दिस हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे, जनरल फार्मूला लगा देंगे, 14 टर्म निकाल लेंगे, आखिर में आंसर को दोबारा रिवर्स कर लेंगे, यही इतनी सी कहानी है। तो देखें ज़रा रिवर्स करें, कितना बनेगा 4 आ जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, देन 10 आएगा, देन 13 हो जाएगा, एंड अप टू कहाँ तक मालूम करना है, अप टू 14 तक, अप टू 14 टर्म किस में आ गया, ए पी में आ गया। तो आप देख लें A1 क्या है 4, कॉमन डिफरेंस डी क्या है 7 - 4 3, n कितना है n इज़ 14, तो A14 क्या आ जाएगा, जनरल फार्मूला लगा रहा हूँ ना, A n इक्वल A1 + n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे लगाएं जी A14 इक्वल A1 कितना है 4 प्लस 14 - 1 13 और डी कितना है 3, तो यहाँ पे बच्चों वैल्यू आ गई A14 इक्वल टू 39 + 4 43, इसमें इन ए पी, तो A14 इक्वल 1/43 किस में, इन एच पी में। तो आपने क्या करना है, आंसर को आखिर में रिवर्स कर देना है, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। नंबर 8 को देखें,
क्या कहता है कि 741 इज़ एन ए पी, फाइंड 17 टर्म इन एच पी। ठीक है, तो ए पी में तो दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ए पी में मैं क्या करूँगा 17 टर्म निकाल लूँगा, उसको रिवर्स कर दूँगा तो वो एच पी में आ जाएगा। यही करना होगा ना। तो देख लें अब यहाँ पे ये क्या है 741, ये किस में, ये इन ए पी में दिया हुआ है, ये खुद कह रहा है ए पी में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आई, इसको नहीं रिवर्स करना है, ए पी को तो हमने यूज़ करना है। A1 7, डी कितना है 4 माइनस 7 मतलब कि -3। ठीक है, अच्छा, और मालूम क्या करना है, इससे मुझे A17 निकालना है। तो जनरल फार्मूला लगा लेंगे, AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो AN मतलब कि A17 इक्वल A1 बच्चा कितना है 7, 17 माइनस 1 16, डी कितना है -3। तो ये कितना 16×3 48, 7 माइनस 48, तो 8 में 7 -41, A17 किस में, इन ए पी। मुझे किस में चाहिए, एच पी में, तो रिवर्स करें। A17 को रिवर्स नहीं करना है, इसकी वैल्यू को रिवर्स करना है, ये ना कि आप इसको रिवर्स कर दें, ये नहीं हो। तो 17 टर्म तो 17 टर्म ही रहेगी, 1/A17 तो नहीं होगी ना, 17 टर्म तो A17 बनेगी ना, तो ये A17 तो अपनी जगह रहेगी, इसको रिवर्स करना है। ये किस में आ गया, इन एच पी में आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें इसको आप नोट क्या करें। A17 एच पी में, ये नहीं कि आप 1/A17 करने, नहीं, इसकी वैल्यू को रिवर्स करना है। ठीक है, नंबर 9 को देखें, कहता है कि फाइंड ए टर्म इन एच पी। अब ये एच पी में दिया हुआ है, आप इसकी ए टर्म निकालेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ए पी में लेकर आएंगे, लेकर आएँ ए पी में, क्या हो जाएगा 7, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा -1 -3, किस में आ गया, ए पी में आ गया। ठीक है, तो आप ज़रा इसको चेक कर लेते हैं, इसमें A1 कितना आ रहा है 7, डिफरेंस डी चेक करें 6 माइनस 7 -1, इसको भी ज़रा चेक कर लें, इस वाले को भी चेक करने, डी यहाँ भी से चेक करें, -1 -6 और -7, तो ये जो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। देखें, यहाँ पे डी -1 आ रहा है और यहाँ पे डी -7 आ रहा है, मैंने दोनों चेक कर लिए ना। ज़रूरी नहीं कि बस पहले ही से आपके पास डी मिल जाए, डी को तो आप चेक करोगे ना। 6 -7 -1 आता है, ये हो गया। लेकिन अगर मैं माइनस इसमें से अगर इसको निकालूं तो यहाँ भी तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो वो तो सेम नहीं आ रहा है, -1 ये आता है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि it is not HP, बस ये HP नहीं है, इट इज़ नॉट HP। क्यों, इसका कॉमन डिफरेंस AP का सेम नहीं आ रहा है, तो ये 8 टर्म जो है इसकी A8 इज़ नॉट पॉसिबल, बस बात ख़त्म। बात आपको समझ आ गई है। देखें, जब मैं कहता हूँ कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो इसके रेसिप्रोकल को क्या होना चाहिए, AP होना चाहिए। तो AP की डेफिनेशन क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो सेम नहीं आ रहा है ना। जब मैं A2 में से A1 को माइनस करता हूँ तो -1 आता है, लेकिन जब मैं A3 में से A2 को माइनस करता हूँ -7 आता है, तो सेम तो ना हुआ, तो AP तो ना बना। जब AP नहीं बना तो उसका मतलब ये कि ये HP नहीं है। ठीक हो गया। HP की जो डेफिनेशन ये है कि इसको अगर मैं रिवर्स करूँ तो वो क्या बने, AP बन, तो AP तो बन ही नहीं रहा, तो मैं क्या कहूँगा, इट इज़ नॉट HP, सो 8 टर्म इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल। इसमें आ जाएं, कहता है कि फाइंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 9 एंड 11, सिंपल सा है। आल्सो फाइंड AHG एंड शो दैट AH इक्वल टू G²। कहता है कि आप क्या करें, पहले तो 9 और 11 के बीच क्या मालूम करें, हार्मोनिक मीन मालूम करें, नंबर 1। नंबर 2 अर्थमेटिक मीन भी निकालें दोनों के बीच, जियोमेट्रिक मीन भी निकालें दोनों के बीच, और इस रिलेशन को भी प्रूव कर लें कि अगर मैं अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो किसके बराबर होगा, वो जियोमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होगा। ये भी चेक करें तो कर लेंगे, आसान है। देखो, हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या है, 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। ठीक है, लगा दें वैल्यू, 2A कितना है 9, B कितना है 11, डिवाइड बाई A 9 प्लस 11, तो किसके इक्वल हुआ, HM किसके इक्वल हुआ, 11 9 99, 99 इंटू 2 198, और यहाँ कितना आएगा 10। ठीक है, कुछ कैंसिलेशन करना है तो कर लेते हैं, चलो 2 से, तो
99 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये आ गया एच एम। ज़रा ए एम निकालें, वो क्या कहते हैं ए एम, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो जरा कर लें जी, ए कितना है 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, 11 प्लस 9 22, तो 10 आ गया। जियोमेट्री कितने हैं, वो होता है रूट ए बी, तो रूट ए बी ज़रा निकालें, रूट ए बी 9 इंटू 11, तो कितना बना, जी एम आ गया 99 अंडर रूट, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस। तो ये तो हो गया हार्मोनिक मीन या अर्थमेटिक मीन, और ये हो गया जियोमेट्रिक मीन। आप कहते हैं कि आप इस रिलेशन को ही प्रूव करने के ए एच अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ किसके बराबर होगा, जी स्क्वायर। तो चेक कर लेना, यहाँ पर देखो ए कितना है, अर्थमेटिक मीन कितना है 10, यानी ए एच निकालते हैं ना, ए कितना है 10 और एच कितना है, एच है 99/5। और यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, नाइन्टी नाइन इंटू 2 198, ये ठीक है, और 11 और 9 20, ये 20 बनता है ना, तो यहाँ से कटिंग नहीं होगी, ये हो जाएगा 2 से और ये 10 आएगा, दैट इज़ 10। थोड़ी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसको आप ज़रा सा जहन में रखा करें। तो ये 99/10 है ये। अब आप देखें 10 और 10 कट, तो ए एच कितना आ गया, कितना आ गया 99 आ गया, और जी स्क्वायर क्या आएगा, वो भी 99 आएगा, दैट इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर। देखिए ना, इसका स्क्वायर कर लेना, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 99 आ गया, तो ठीक हो गया ना, ए एच किसके बराबर हुआ, जी स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये प्रूव करना था, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन देखें, बस आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फाइंड 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 1/h। यानी आपने क्या करना है, 1/3 और 1/11 के बीच क्या कर लें, 4 हार्मोनिक मीन्स मालूम कर लें। तो कर लेते हैं जी, यहाँ पे लिखें, लेट H1 H2 H3 H4 be 4 required harmonic means between, किसके बिटवीन, 1/3 एंड 1/11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/3 और ये H1, ये H2, ये H3, ये H4 और 1/11 किस में है, इन HP, किस में, HP में है। तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 3 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 एंड 11 किस में आ गया, AP में आ गया। डेफिनेशन यही है ना, अगर ये किस में है, HP में, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, AP में होगा। अब इसमें अब सारा सिलसिला AP का चलेगा, जो हम AP में एक से ज़्यादा मीन मालूम करते थे वैसे ही अब यहाँ पे मालूम करेंगे, और फिर उसके आंसर को रिवर्स कर देंगे, तो वो किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा। तो देखें इसमें A1 कितना है, 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 है, और आखिरी टर्म क्या है, 11, मतलब ये कि AN जो है वो 11 है। क्या चीज़ मिसिंग है, D मिसिंग है, तो पहले D निकालेंगे। तो D के लिए जनरल फार्मूले में चलेंगे, AN इक्वल A1 प्लस n-1 इंटू D। AN कितना है 11, A1 कितना है 3, N कितना है 11 6 6 - 1 5, D मालूम करना है। तो 11 - 3 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 11 - 3 8, तो 5D इज इक्वल टू 8। तो D बच्चे कितना आ जाएगा, 8 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको D भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी है, जितनी मर्जी टर्म्स निकालें। ठीक है ना, देखो ना, हमने क्या कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, अगर A1 आपको मिल जाए और D मिल जाए तो हर नई टर्म आप कैसे मालूम करेंगे, प्रीवियस टर्म के साथ D को ऐड करते जाएंगे तो आपको नई टर्म मिलती जाएगी। तो देखें ये मेरे पास ये सेकंड टर्म है ना,
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड। यहाँ से देखने, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है। ये तो फर्स्ट टर्म तो है ना, सेकंड कहाँ से आएगी? फर्स्ट में जब डी ऐड होगा तो सेकंड आएगा, ऐसे ही है ना। यानी ये टर्म आ जाएगी। ये टर्म कहाँ से आ जाएगी? जब सेकंड में ये डी ऐड होगा तो ये टर्म आ जाएगी। तो आप देख लें यहाँ पर, यानी जो मेरा A2 जो है, A2 क्या है? वो एक्चुअली 1/H1 है ना। और ये कहाँ से आएगा? ये आएगा A1 + D से आएगा। तो A1 बच्चा कितना है? 3। D कितना है? 8/5। तो कितना हो गया? 5 के 15 और 8 23, 23/5 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे निकाल लेते हैं। देख लें, नंबर दे दें इसको 3। तो कुछ नहीं है ना, चले जी, इसको 3 नंबर दे दें। ये इसी पेज पे करना पड़ेगा जी। ठीक है, A2 1/H1 आ गया। तो H1 कितना हुआ है? रिवर्स कर लेंगे। वन बाई H1 बच्चे कितना मिला? 23/5। तो H1 कितना हुआ? रिवर्स कर लेंगे, 5/23 हो जाएगा। ठीक है, अब A2 मिल गया, A3। और A3 क्या है? 1/H2 है। और A3 कहाँ से आएगा? जब A2 में आप D ऐड करेंगे तब आएगा। तो A2 कितना आया है? A2 मेरा आया है, A2 आया है 23/5। और प्लस D कितना था? वो था 8/5। तो 23 जमा 8 31/5। तो ये बच्चे किसकी वैल्यू आ गई? 1/H2 की आ गई, 31/5। तो इसको हम रिवर्स करते हैं, H2 वो बच्चे क्या हो जाएगा? 5/31। बात समझ लें। तो इस तरीके से आपने इसको, तो इसमें डिफरेंस कितना कितना आ रहा है? 8/5। अच्छा, इसके बाद A4 मेरा क्या है? देखो, ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3, ये A4 मेरा है 1/H3। और A4 की वैल्यू कहाँ से आएगी? A3 + D से आएगी। A3 कितना है? A3 मैंने कैलकुलेट किया है, A3 मेरे पास है ये 31/5। और प्लस D कितना निकाला है हमने बच्चे? 8/5। यहाँ थोड़ा सा यानी ठीक हो गया। D कितना निकाला है? 8/5। ये ऐड करने 31 और 8 39/5। ठीक है, तो ये मेरे पास H3 कितना हो जाएगा? आंसर को रिवर्स कर लेंगे, 5/39 आ जाएगा। बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसके बाद वाली टर्म देख लें। और A5 कितना है? A5 में कहाँ से आएगा? A5 है मेरा 1/H4। और A5 का मतलब है कि A4 + D। ठीक है, तो ये 1/H4 हो गया एक्चुअली। तो A4 की वैल्यू कितनी आई है? A4 की वैल्यू ये नहीं ऐड करनी है, ये वाली करनी है। वो तो मैंने रिवर्स किया है ना, ये रिवर्स किया है। ये क्या? 39। और प्लस D कितना है? 8/5। तो 8/16 17 47/5 आ जाएगा। तो देयरफॉर H4 क्या हो जाएगा? इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये 5/47 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 हार्मोनिक मीन जो है बच्चे निकालने हैं। ठीक है, फार्मूला चलेगा किसका? अर्थमेटिक मीन वाला फार्मूला चलेगा। और आंसर क्या होगा? रिवर्स होता जाएगा। तो वो मेरे पास हार्मोनिक मीन आते जाएंगे। वो इसलिए कि ये जो 1/H2 आ रहा है बच्चे, ये तो मेरे पास अर्थमेटिक मीन आ रहा है ना। क्यों आ रहा है? इसलिए कि हम तो अर्थमेटिक मीन का हमने AP के लिए इसको सॉल्व किया है। हमें तो AP नहीं चाहिए। तो आखिर में आंसर को आपने क्या करना होगा? जितने भी हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, तो आखिर में आंसर को हम क्या करते हैं? रिवर्स कर देते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, आप जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें आप इसे शेयर करें। और इंशाल्लाह फिर मैं आइंदा नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड शब बख़ैर।